औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे ENG 502 इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक का असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 की आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 आज अपलोड हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, जिस तरह आप लोग यहाँ पे असाइनमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, इसकी लास्ट डेट 29 अगस्त है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का क्या है और इसके अलावा क्वेश्चन के साथ जो बाकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस वो क्या हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये आप लोगों की क्वेश्चन फाइल है और इसके अंदर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो 12 मार्क्स आप लोगों के 20 हैं। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 22 से लेक्चर नंबर 34 तक, ठीक है, इन लेक्चर्स के अंदर से आप लोगों के असाइनमेंट को पिक किए गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक गाइडलाइन इनको देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक गाइडलाइन आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर बनाना है। उसके बाद आप लोगों की असाइनमेंट शुड बी जूम्ड एट 100%। ठीक है, MS वर्ड के अंदर आप लोगों ने इसको 100% जूम्ड इन पे मतलब कि सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसको बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो एक तो फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों ने 12 रखना है और फ़ॉन्ट जो स्टाइल है, ठीक है, वो आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन रखना है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टडी द कंसेप्ट ऑफ फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग एक्सरसाइज, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द करेक्ट रेस्पॉन्स इन द कॉलम गिवन एट द राइट साइड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेज स्ट्रक्चर के जो रूल्स हैं उनको आप लोग क्लियर करें। उसके बाद एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग एक्सरसाइज, उसके बाद नीचे दी गई एक्सरसाइज को आप लोगों ने सॉल्व करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द करेक्ट रेस्पॉन्स इन द कॉलम गिवन एट द राइट साइड। ठीक है, आप लोगों ने करेक्ट रेस्पॉन्स देना है। अब यहाँ पे देखें तो पहला आप लोगों का यहाँ पे क्या है, ठीक है, सीरियल नंबर, करेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट और यहाँ पे करेक्ट रेस्पॉन्स। अब आप लोगों का जो पहला टास्क है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द प्रपोजिशनल फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। ये एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपने बताना है कि प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रपोजिशन जिस तरह आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, ठीक है, अगर आपको आते हैं तो मैं, अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड। ठीक है, अगर आपको नहीं आते तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन जो होता है, जो मतलब कि सेंटेंस को आपस में लिंक करता है, सेंटेंस के जो दो पार्ट्स होते हैं उनको आपस में लिंक कर रहा होता है। अब यहाँ पे लिंक कौन सा लफ्ज़ कर रहा है, आप इस पूरे सेंटेंस को आप रीड करें। यहाँ पे जो गर्ल है, ठीक है, ये तो हो गया नाउन फ्रेज, थ्रू हो गया वर्ब फ्रेज। उसके बाद यहाँ पे जो एट लफ्ज़ है ना, ठीक है, एट आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, द गर्ल थ्रू द प्लेट, ये सेंटेंस का एक पार्ट है। एट द डोर के मतलब कि लड़की फेंकती है, ठीक है, प्लेट को फेंकती है। अब ये एक आधी बात है, आगे इसको मुकम्मल करने के लिए इसको लिंक किया जा रहा है दरवाजे के साथ, तो दरवाजे की तरफ फेंकती है। तो अब दरवाजे और इन प्लेट के फेंकने का आपस में लिंक करने के लिए एक यहाँ पे हम लोग प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है जो कि एट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लफ्ज़ एट है ये यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज है जी डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। सेकंड स्टेटमेंट में आप लोगों ने वर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब फ्रेज होता है कि जो भी आसान लफ्ज़ों में कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द कैट एट द मीट। ठीक है, द कैट एट द मीट। अब यहाँ पे जो कैट है ये तो हो गया आपका नाउन फ्रेज। ठीक है, उसके बाद अब जो मीट है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं है, तो यहाँ पे जो एट है ना, ठीक है, ये आपका वर्ब फ्रेज है कि सेंटेंस में किए जाने वाला काम। तो कौन सा काम हो रहा है, काम करने वाली कैट है और जो मतलब कि काम हो रहा है वो क्या है, वो यहाँ पे खाना है। तो यहाँ पे एट जो है तीसरी फॉर्म लगी हुई है, ये यहाँ पे मतलब कि जो है ये यहाँ पे वर्ब फ्रेज है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 है। स्टेटमेंट नंबर 3 में आप लोगों ने नाउन फ्रेज बताना है। ठीक है, तो यहाँ द बॉय सा अ लाइन, कि लड़का शेर को देखता है। अब यहाँ पे जो नाउन है, ठीक है, नाउन अब यहाँ पे द बॉय है। ठीक है, द बॉय। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 है आइडेंटिफाई द एडवर्ब फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो एडवर्ब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि मतलब कि जो जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वर्ब के अंदर इजाफा करेगा। ठीक है, कोई भी वर्ब है उसकी हालत को मज़ीद एक्सटेंड मतलब कि मज़ीद इंक्रीज़ करके हमें बताया गया। जिस तरह यहाँ पे देखें एट होम टाइम रबी रैन क्विकली। ठीक है, रबी रैन, रबी दौड़ी। ठीक है, लेकिन आगे क्या है, क्विकली। तो अब हमें इस जो यहाँ पे वर्ब यूज़ हो रहा है रैन, तो इस रैन के साथ इसने इजाफा कर दिया है। किस चीज़ ने, एडवर्ब ने। तो एडवर्ब क्या करता है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वर्ब के साथ कुछ और ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, क्विकली। ठीक है, मतलब कि भागना एक काम है। ठीक है, ये वर्ब है। फिर कैसे भाग रहा है, तेज़ भाग रहा है। यहाँ पे स्लोली भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे कोई और लफ्ज़ भी हो सकता है। यहाँ पे क्विकली लिखा हुआ। आसान लफ्ज़ों में क्या है कि जो मतलब कि वर्ब में इजाफा करता है उसको कम भी कर सकते हैं, मतलब कि जो वर्ब की एक जो हालत होती है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्विकली है, ठीक है, मतलब कि भागने का काम है, लेकिन अब कैसे भाग रहा है, स्लो भाग रहा है, तेज़ भाग रहा है, जो भी है, तो वो यहाँ पे अब क्विकली लिखा हुआ मीन्स कि तेज़ भाग रहा है। तो यहाँ पे जो क्विकली है ये यहाँ पे एडवर्ब है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेज।
अब यहाँ पे एडजेक्टिव आपने बताना है, तो एडजेक्टिव फ्रेज होता है कि जो किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी चीज़ की क्वालिटी होती है, ठीक है, क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ग्रास फीड कैटल इज़ द बेस्ट चॉइस। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ बेस्ट आपको नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और इसके आंसर आप लोगों ने एज चॉइस लिख लेने, ठीक है। यहाँ पे किसी किस्म की चेंजेस नहीं होंगी, कॉपी पेस्ट का कोई सीन, कोई इशू नहीं होगा। आप लोगों ने सिंपली जिस तरह मैंने आपके सामने आंसर लिखे हुए हैं, आप लोगों ने आंसर लिख लेने हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का है कि रीड थ्रूली द कोहेजन एंड कोहेरेंस, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप लोगों ने देखना है और उसके बाद लिस्ट डाउन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 कंसेप्ट्स। उसके बाद आप लोगों ने कोई से 5 इनके डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। 5 एक साइड पे, 5 दूसरी साइड पे। उसके बाद कीप द डिफरेंसेस प्रीसाइज, ठीक है, उनको शॉर्ट रखना है। एंड क्रिप्स द वाइल मेंटेनिंग द लेंथ ऑफ 1 to 2 लाइन्स फॉर ईच डिफरेंस, ठीक है। मतलब कि जो आप यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो उनको ज़्यादा लेंथ ही नहीं करना, 1 या 2 लाइनों का, इससे ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे मैं आपको पहले हैंडआउट्स में दिखाता हूँ कि ये आपका टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 180 और 181, ठीक है। टॉपिक 180 और टॉपिक 181 के अंदर आप लोगों को यहाँ पे कोहेजन और उसके बाद कोहेरेंस का जो कंसेप्ट है यहाँ पे दिया गया, ठीक है। आप लोग लेक्चर लेना चाहें लेक्चर ले सकते हैं, कुछ भी आप लोग इसको यहाँ से समझना चाहें आप लोग इसको समझ सकते हैं और उसके बाद ईजिली आप लोग इनके डिफरेंसेस बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने डिफरेंसेस बताए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अब पहला क्या है कि कोहेजन क्या होता है कि ये फोकस करता है मोर ऑन लेक्सिकल सिंटैक्स एंड ग्रामर इन अ सेंटेंस फॉर्मेशन। तो सेंटेंस का जिस तरह बनाया जा रहा था उसके अंदर ये जो कोहेजन होता है ये फोकस करता है लेक्सिकल सिंटैक्स के ऊपर और उसकी ग्रामर के ऊपर, ठीक है, सेंटेंस के अंदर। उसके बाद कोहेरेंस क्या होता है कि कोहेरेंस मेनली डील विद द लॉजिक एंड अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंदर जो बेसिक लॉजिक होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो लेक्सिकल सिंटैक्स एंड ग्रामर के ऊपर फोकस करते हैं। जबकि कोहेरेंस क्या है कि ये उसका जो सेंटेंस के अंदर एक लॉजिक होता है, ठीक है, मतलब कि जो बात सामने नज़र आ रही है लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो जो कोहेरेंस होगा ये उस लॉजिक के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि जो सेंटेंस का एक मीनिंगफुल मतलब होता है, ठीक है, एक मतलब कि मीनिंग निकालना होता है, ठीक है, उस जो सेंटेंस लिखा होता है उसको समझने के लिए, ठीक है। तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मतलब कि मुनासिब तरीके से उसको कैसे समझा जाए, तो इस चीज़ के ऊपर जो कोहेरेंस होता है ये फोकस करता है। उसके बाद डिफरेंस नंबर 2, कोहेजन इज़ द जस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स दैट आर कलेक्टेड टुगेदर एंड आर स्टिक टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेशन। कोहेजन क्या होते हैं, ये जस्ट आर इंडिविजुअल पार्ट्स, ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, डैट आर कलेक्टेड टुगेदर एंड आर स्टिक टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और जो आपस में मिल जाते हैं और उसके बाद किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि कोहेरेंस क्या इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न इज़ द कलेक्टेड पार्ट्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो ये एक राइटिंग का कलेक्टेड पार्ट होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर पैटर्न होता है, ये कोई इंडिविजुअल पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोहेजन क्या होता है, इज़ द राइटर्स एट्रीब्यूट and which is brought by using different techniques like repeated words, ideas, reference words, transition signals, substitution etc, ठीक है। कोहेजन क्या होता है, इज़ द राइटर्स एट्रीब्यूट, तो ये राइटर की क्वालिटी आप कह सकते हैं, राइटर की करेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं। एंड विच इज़ ब्रॉट बाई यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, तो जिसको राइटिंग के अंदर लाया जाता है कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हो। कौन सी टेक्निक्स, रिपीटेड वर्ड्स, आइडियाज़, रेफरेंस वर्ड्स, ठीक है, ट्रांजिशन सिग्नल्स और सब्स्टिट्यूशंस। तो इस तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए राइटिंग के अंदर लाया जाता है, ठीक है। तो ये कोहेजन होता है, कोहेजन को एक राइटर की क्वालिटी भी कहा जाता है। जबकि कोहेरेंस क्या होता है, इज़ द एट्रीब्यूट दैट इज़ डिसाइडेड बाय द एंड यूज़र और द रीडर, ठीक है। तो ये भी एक एट्रीब्यूट होता है, लेकिन ये एट्रीब्यूट राइटर का नहीं बल्कि ये रीडर का होता है, कि जो पढ़ने वाला होता है वो इस चीज़ को डिसाइड करता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसके अंदर सेंटेंस के अंदर बात क्या की गई है उसको समझता है, ठीक है, अच्छे अंदाज में। तो ये कोहेरेंस है। उसके बाद जो डिफरेंस नंबर 4 है वो क्या है कि कोहेजन इज़ द मेजरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, डैट कैन बी मेजर्ड बाई चेकिंग द लेक्सिकल सेंटेक्सेस एंड ग्रामर। तो ये एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको मेजर किया जा सकता है किस चीज़ को चेक करते हुए, लेक्सिकल सेंटेक्सेस और उसके बाद ग्रामर को, जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होती है उस ग्रामर एंड उसके बाद लेक्सिकल सेंटेक्स, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ईजिली जो कोहेजन होता है, ठीक है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर कि आया ये कोहेजन सेंटेंस के अंदर है या नहीं है। अगर आप लोग जो लेक्सिकल सेंटेक्स है और उसके बाद ग्रामर के जो रूल्स होते हैं इनको मेजर करके, इनको चेक करके हम लोग ईजिली इसको चेक करते हैं कि जो सेंटेंस है उसके अंदर कोहेजन है या नहीं है। जबकि जो कोहेरेंस है ये मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ड टू अचीव। उसके बाद डिफरेंस नंबर 5 है, कोहेजन मीन्स स्टिकिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स, फ्रेजेज एंड पैराग्राफ्स विद ईच अदर। तो कोहेजन का मतलब होता है कि, ठीक है, सेंटेंस के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आप सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस के अंदर डिफरेंट फ्रेजेस
उनका आपस में स्टिक होना। उसके बाद अगर आप पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो पैराग्राफ के अंदर फिर सेंटेंसेस का आपस में स्टिक होना। इसी तरह अगर आप कोई प्रॉपर कोई ऐसे की बात कर रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी आपकी राइटिंग है, तो उसके अंदर फिर पैराग्राफ्स का, सेंटेंसेस का एंड देन नीचे आप आ जाएँ तो फ्रेजेस का आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जबकि ये कोहेजन है। जबकि कोहेरेंस क्या होता है, इज़ द प्रॉपर्टी डिटरमाइंड बाय द रीडर विच टेल्स द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द आर्टिकल एंड वेदर द आइडिया इज बीइंग कन्वे टू द रीडर अप्रोप्रिएटली। ठीक है, कोहेरेंस क्या होता है कि ये जो रीडर होता है वो डिसाइड करता है कि जो चीज़ उसको बताई गई है, ठीक है, वो मतलब कि ठीक है नहीं है, उसने इस बात को समझा है नहीं समझा, क्या उसको जो बात बताई गई है वो ठीक है नहीं है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को जज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के डिफरेंसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं उम्मीद कर दूँगा आपको आज का सोल्यूशन पसंद आया होगा। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।